नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को किया नमन। कहा, अब प्रदेश में दंगा, अराजकता और अफवाह के लिए नहीं है कोई जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रोड मैप पर किया मंथन। कहा, उत्तर प्रदेश में लक्ष्य हासिल करने की है पूरी क्षमता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने रचा इतिहास। 36 में से 33 सीटों पर किया कब्जा। विधान परिषद में भी भाजपा का हुआ बहुमत। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पर मंथन के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सहकारिता से ही हो सकता है देश के कमजोर तबके का सशक्तिकरण। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर एक भजन संध्या का लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिमों के दशकों पुराने शिया सुन्नी विवाद का सर्व स्वीकार्य समाधान टंडन जी ने निकाला। हालांकि उन्हें काम करने का अवसर मिला तो लखनऊ से दंगे समाप्त हो गए। अब उत्तर प्रदेश में दंगा, अराजकता और अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे। और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मेयर संयुक्ता भाटिया और प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ उत्तर से विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने किया था। कार्यक्रम की शुरुआत पद्मश्री अनूप जलोटा के मशहूर भजनों से हुई। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी स्वर्गीय लालजी टंडन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ अपने अनुभवों को साझा किया। जो रास्ता, जैसे जीवन में सबके पास अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन समाज जीवन में अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के कार्य किए। अभी गोपाल जी ने, टंडन जी ने सब आपका नाम लिया है। मैं ऐसे समाज सेवा में समर्पित रहने वाले लखनऊ के वासियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और यह तो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, जिनकी ये कर्मभूमि भी रही है, तो लखनऊ वालों के बीच में मैं अगर कुछ भी बाबूजी के बारे में बताऊंगा, मैं बार बार जब भी कोई कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है तो मैं यही कहता हूं कि बाबूजी के बारे में और लखनऊ वालों को बताना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं कि बाबूजी ने कितना संघर्ष किया है, और बाबूजी एक एक नेता के बारे में हमें बताते थे। मैं कह सकता हूं कि हमारे अभिभावक थे वो। जैसे ही ट्रेन चलती थी, 5 साल हम लोग साथ में सांसद रहे। 10 बजे लखनऊ मेल चली नहीं कि संजय चौधरी ने बाबूजी को ऊपर बिठाया
और बाबूजी उत्तर प्रदेश सुन रहे हो तो सबके बारे में बताते थे, सबके चरित्र चित्रण बाबूजी खींच देते थे। बाबूजी के अंदर जो क्षमता थी, जो ताकत थी, किसी भी बात को बेबाक ढंग से कह देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में यूपी एट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रेजेंटेशन का अवलोकन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में यह लक्ष्य हासिल करने की पूरी क्षमता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में दक्ष एवं कुशल जनशक्ति उपलब्ध है, साथ ही राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि निवेश ऐसा होना चाहिए जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में 5 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित करने होंगे ताकि उपलब्ध मैन पावर का उपयोग इस लक्ष्य को हासिल करने में किया जा सके। इस कार्य के लिए सभी को टीम भावना के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में प्रयागराज कुंभ 2019 ने बड़ा योगदान दिया है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इत्यादि की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की कुल 36 सीटों पर हुए चुनाव में 9 पर निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि 24 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। प्रदेश की सियासत में बीते 4 दशक के दौरान यह पहली बार है कि सत्ताधारी दल के पास विधानमंडल और विधान परिषद दोनों में बहुमत मिला है। विधान परिषद की 100 सीटों में से भाजपा के खाते में अब 67 सीटें आ चुकी हैं। ये जश्न है जीत का, ये जश्न है खुशी का, ये जश्न मन रहा है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी को इसमें बम्पर सफलता मिली है। इसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राज्य में विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 9 विधान परिषद सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 27 विधानसभा परिषद क्षेत्रों में मतदान हुआ था, जिसमें 24 सीटों पर भाजपा ने अपना विजय पताका फहराया है। यानी 36 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने कुल 33 सीटों पर जीत हासिल की है। 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के हिस्से में गई, वहीं 1 सीट पर जनसत्ता दल को जीत मिली है। 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर योगी आदित्यनाथ सरकार और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव में सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। यह जीत एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल और जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में मिली शानदार सफलता के लिए प्रदेश इकाई को बधाई देते हुए कहा कि प्रचंड जीत हासिल कर पार्टी ने इतिहास रच दिया है। नड्डा ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। इस जीत ने यूपी में डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव में भाजपा की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी जीते सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला भी बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में विजय पताका फहराकर उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को असीम शुभकामनाएं। एमएलसी चुनाव की प्रचंड जीत से स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में जनाधार खो चुका है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधान परिषद के चुनाव में मिली भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया। प्रदेशवासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, मतदाताओं का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बार फिर मिली ऐतिहासिक विजय नए उत्तर प्रदेश बनाने की राह को प्रशस्त करेगी और उत्तर प्रदेश को एक मजबूती प्रदान होगी। यह जीत पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के निरंतर अथक परिश्रम का परिणाम है। चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रच दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में 273 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आई भाजपा ज्यादातर सीटें अपने पाले में कर ली हैं और अब 100 सदस्यों वाले विधान परिषद में उसके पास 2/3 बहुमत है। लखनऊ ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज, दिल्ली। इटावा फर्रुखाबाद विधान परिषद सीट पर हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सपा के हरीश कुमार को 3,482 मतों के भारी अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रत्याशी को कुल 4,139 मत मिले, जबकि सपा के प्रत्याशी को कुल 657 वोट मिले। एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह को कुल 28 मत मिले, जबकि कुल 232 वोट निरस्त किए गए। जीतने के बाद समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जिलाधिकारी संजय सिंह ने सांसद मुकेश राजपूत, सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी की उपस्थिति में प्रांशु दत्त द्विवेदी को एमएलसी का प्रमाण पत्र दिया। कार्यकर्ताओं ने लंबे समय तक साथ दिया है और पार्टी का मोदी योगी जी का आशीर्वाद है। जनता ने जनप्रतिनिधियों ने वोट दिया है, जिनके वोट के दम पर जीता हूं और प्रयास करूंगा 6 वर्ष उनके बीच में रहकर उनकी रात दिन सेवा करूं और क्षेत्र का विकास करूं। एमएलसी चुनाव में बरेली रामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी से प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह ने सपा प्रत्याशी मशकूर अहमद मुन्ना को 3,826 मतों से करारी शिकस्त दी है। इससे एमएलसी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह को 4,227 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी मकसूर अहमद मुन्ना को 401 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अच्छन अंसारी को कुल 16 वोट मिले और 108 वोट निरस्त पाए गए। भाजपा की शानदार जीत पर समर्थकों ने ढोल नगाड़े फूलमाला पहनाकर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि ये जीत केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व की जीत है। सरकार की योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देश में दिखाई दे रहा है। भविष्य में भी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। गाँव में हमारे स्कूल हैं, हमारे जो अस्पताल खुल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंच ही रही है, आवास बन रहे हैं, ये सब तो और ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं विकास की, ये सब आगे बढ़ें। हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, सब लोग हैं, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, हमारे चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सारे लोग, इन सबके साथ सहयोग करना ये मेरी प्राथमिकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पर मंथन करने के लिए कल 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के कमजोर तबके का सशक्तिकरण करना है तो उसका एक ही रास्ता है, सहकारिता। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी के सिद्धांत को मान्यता देते हुए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। 6 जुलाई 2021 का दिन भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि सालों से सहकारिता से जुड़े हुए क्षेत्र के सभी लोगों की एक मांग थी कि भारत सरकार सहकारिता के सिद्धांत को मान्यता दे, प्रमुखता से इसके काम को गति देने के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण करें। कोई न कोई कारणों से ये चीजें टलती जाती थी। अंततोगत्वा 6 जुलाई 2021 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया और भारत में पहली बार भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। देश में कोविड के मामलों में गिरावट है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के नए एक्सियन वेरिएंट के बारे में प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है और केंद्र सरकार लगातार तमाम प्रयास करके हालात को नियंत्रण में रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के नए XE वेरिएंट के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। देश में कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को नए वेरिएंट और मामलों की मौजूदा जांच और निगरानी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है वो नए भारत के सामर्थ्य की पहचान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी टीकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान हो या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश नित नए मापदंड स्थापित कर रहा है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 12 अप्रैल तक 185 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। हम वैक्सीनेटेड थे, इसलिए हम ज्यादातर बचे हैं। और एक स्टडी ICMR की स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि 99.38% जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है और उसको ओमिक्रॉन की इफेक्ट नहीं होती है या तो उसकी वो बच जाते हैं, बचने की संभावना, उसको कैजुअलिटी नहीं होती है। ये स्टडी से निकल के आया है। कई कंट्री में एक ग्रुप 70% था तो 30% ओपन था, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। 80% था तो 20% वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसलिए उसको सफर करना पड़ा। हमारे यहाँ जो आप देखें डेली डेथ, आज केवल 8-9 डेथ हो रहा है, जो एवरेज दुनिया में 3000 डेथ हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 16 अप्रैल से देश भर के 1 लाख वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की शुरुआत होने जा रही है, जबकि 17 अप्रैल को इन सेंटर्स पर योग का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में सभी ब्लॉक पर 18 अप्रैल से हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। 16 अप्रैल को मैं 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन चालू करने जा रहे हैं। 17 तारीख को 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा होगा और 18 तारीख से हर ब्लॉक पर एक आयुष्मान हेल्थ मेला लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि दुनिया के बहुत कम देशों में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीका लग रहा है और इन बच्चों को टीका लगे इस पर फैसला वैज्ञानिक समुदाय को करना है। मनसुख मांडविया ने बताया कि अभी तक ये देखने को मिला है कि बच्चे वयस्कों के मुकाबले ज्यादा सक्षम तरीके से कोरोना का मुकाबला करते हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। गौरतलब है कि मोदी सरकार का जोर अब इस बात पर है कि देश में मेडिकल इंफ्रा को मजबूत किया जाए, जिससे दूर दराज के इलाकों तक भी बेहतर और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मुहैया हो सके। इस बीच देश में कोविड के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 796 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड के नए मामले बढ़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं बढ़ते कोविड के मामलों के कारण संक्रमण दर बढ़कर 1.5% से ज्यादा पहुंच गई है। कुछ हफ्तों से दिल्ली में कोविड के मामले 1% से नीचे आ रहे थे। हालांकि मामला अभी उतना ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई संक्रमण दर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हालात पर नजर बनी हुई है और डरने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित अति पिछड़े जनपदों में विकास कार्यों की गति की समीक्षा करने सोनभद्र पहुंची केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि निश्चित रूप से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काफी कार्य हुए हैं, जो धरातल पर दिखाई भी दे रहे हैं और इन आकांक्षी जिलों की स्थिति में काफी सुधार भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ नीति आयोग द्वारा निर्धारित सभी बिंदुओं की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जल नल योजना से लेकर जल संचय और विद्यालयों के उच्चीकरण पर विशेष कार्य योजना बनाकर उस पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर काम करने के निर्देश भी दिए। यानी का प्रयोजन यही था कि नीति आयोग ने जो एक पैमाना रखा था विकास के लिए, उस दिशा पर जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करना और यदि कहीं देरी हो रही है तो उनको तत्काल काम करवाना और कोई काम में गड़बड़ कर रहा है तो उसकी जांच करवाना। 2014 के बाद जो इन जनपदों में विकास हुआ है, आज ये विकास की रफ्तार पकड़ चुके हैं। जल जीवन मिशन योजना हमारे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। उस पर भी मेरा एक फोकस था कि इनको हम जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं या जो चालू हो चुकी है उनको जनता का लाभ पहुंचने लगे। तो हम लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैंने बैठक की और बैठक में अधिकारियों को कहा भी है कि इनको जल्दी से जल्दी पूरा करें।
ये सोनभद्र जिला सोन नदी के नाम से तो जरूर है, लेकिन ये सचमुच में यह सोना देने वाला है। पत्थर भी एक सोना ही है। यहाँ CSR फंड भी बहुत है, तो मैंने अभी DM से कहा है कि CSR फंड से उन चीज़ों पर फोकस करें, जैसे विद्यालयों का उच्चीकरण करना, विद्यालयों का सुंदरीकरण करना। कहीं विद्यालय में सड़क नहीं है, विद्यालय तक सड़क भी पहुँचे, पानी की व्यवस्था नहीं, पानी पहुँचे। इन्हीं बातों को लेकर के आज मैंने समीक्षा की है और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के आधार पर यहाँ काम चालू भी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बरेली में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों, विकास कार्यों से जुड़े लोगों, पुलिस, होमगार्ड, सेना के जवानों, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग और पत्रकार सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज नियमित रूप से लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 75% फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सरकार ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है। उन्हें भी नियमित वैक्सीन लगाई जा रही है। मैंने आज बूस्टर डोज लिया है। 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, उसके बाद मुझे बूस्टर डोज मिली है। 390 का मैंने पेमेंट दिया है और डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत इजीली आके यहाँ पर बूस्टर डोज मिल गई है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर जना आए और बूस्टर डोज ले, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक से बाहर निकलें। मैंने आज ही अपनी बूस्टर डोज ली है कोरोना कोवैक्सीन की, और मैं पूरे इंडिया से अपील करती हूँ कि सब लोग जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन लें, बूस्टर लें, जिससे कि हम लोग सब कोरोना फ्री हो जाएं। आज मैं बूस्टर डोज लगवाई है कोवैक्सीन की। मैंने सेकेंड डोज 28 में लास्ट ईयर लगवाई थी। अब मेरे 9 मंथ्स ड्यू हो गए थे, तो बूस्टर डोज आज ली है। और मैं लोगों से कहता हूँ कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द लें, वो प्रिकॉशन डोज लें ताकि इम्यूनिटी बढ़े। मैंने ये कोवैक्सीन लगवाई है बूस्टर। ये मेरा निवेदन है सभी लोग लगवाएं। अभी क्योंकि इसका प्रचार प्रसार इस सूचना का नहीं हो पाया, तो शुरू में तो इतने लोग नहीं आए हैं, लेकिन हाँ आज जरूर अवश्य लग रहा है कि जिस ढंग से इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है, लोग काफ़ी तेज़ी से आएंगे और लगवाएंगे। यद्यपि ये पहले 1410 रुपए की लगती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से अब ये केवल 386 रुपए 25 पैसे में लग जा रही है। डीडी फ्री डिश अब तक देश भर के 43 लाख घरों तक पहुंच चुका है और अपने नेटवर्क के जरिए देश के तमाम बड़े चैनलों को डीडी फ्री डिश के जरिए लोगों तक निःशुल्क पहुंचा रहा है। डीडी फ्री डिश की बढ़ती लोकप्रियता से टीवी इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि आने वाले समय में देश भर में डीडी फ्री डिश के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। पे प्लेटफॉर्म में भले ही मुझे 500 चैनल मिले, 800 चैनल मिले, मैं देखता तो वही 15-20 ही हूँ। कंटेंट ऐसा नहीं है कि फ्री का कंटेंट है, वो एक्चुअली उतना ही अच्छा कंटेंट है जितना अच्छा कि एक पे का कंटेंट है। एंड यकीन मानिए कि एक रूरल ऑडियंस या ये फ्री ऑडियंस जो है वो किसी भी मायने में पे ऑडियंस से मतलब कम नहीं है या लेस एक्सपेक्ट नहीं करती है, या आप कुछ भी दिखा देंगे तो वो देख लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बाकी प्लेटफॉर्म को इसलिए भी बीट कर देंगे बिकॉज आपका इकोसिस्टम, आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। जो हम कंटेंट बनाते हैं वो कंटेंट हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग एक्चुअली ये कंटेंट बना के खुद अपने आप को उसका मतलब डिस्प्ले देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो कंटेंट है जो बहुत ही डिफरेंशिएटेड है वो घर घर तक पहुंचे, और डीडी फ्री डिश ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको वो मौका देता है कि हम वहां तक पहुंच पाए। सो ये मायने रखता है हमारे लिए डीडी फ्री डिश। मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ कंटेंट, गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर, और मुझे लगता है कि फ्री मार्केट ग्रो होगा। मार्केट तो मतलब ओवरऑल पे मार्केट इज ग्रोइंग, बट फ्री मार्केट ज्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू पे मार्केट, और बहुत कॉम्पैक्ट और गुड कंटेंट अवेलेबल है डीडी फ्री डिश के ऊपर। डीडी फ्री डिश की पहुंच ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, उन अर्बन टायर 2 सिटीज में है जहां हमारा कंटेंट ज्यादा रिलेट करेगा। और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में
डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल ज्यादा से ज्यादा 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट जो वहाँ की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है। तो डीडी फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लखनऊ के अवध डिग्री कॉलेज में छात्राओं को कल टैबलेट और स्मार्टफोन का निःशुल्क वितरण योगी सरकार की ओर से किया गया। आयोजन के दौरान प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। कार्यक्रम के दौरान 552 छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस अवसर पर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाकर उनके भविष्य के लिए उन्हें तैयार कर रही है। साथ ही प्रदेश के नौजवान देश और प्रदेश की प्रगति में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब लोगों को योगी जी ने स्मार्टफोन और टैबलेट्स बंटवाए, जिसकी वजह से बच्चों को स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प हो सकती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, तो उनको भी काफ़ी हेल्प होगी इससे स्मार्टफोन से। इसे पढ़ाई करने में मेरी मदद करेगा। इससे पहले मुझे फ़ोन में बहुत ज़्यादा हैंग होता था, होपफुली ये फ़ोन मेरा हैंग नहीं करेगा टैबलेट, और इससे मुझे मेरा थीसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये टैबलेट मिला है और हम सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को ये स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगा। हम लोगों के जो भी असाइनमेंट्स और टर्म पेपर्स वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। महोबा में भूकंप और इमारत ढहने पर प्रभावित लोगों की खोज, राहत और बचाव कार्य के लिए मेगा मॉक संयुक्त अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य घायल और चोटिल व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करना और सभी बचाव एजेंसियों की प्रतिक्रिया की जांच करना था। इस दौरान सभी स्टेक होल्डर्स के बीच आपसी समन्वय की भी परख की गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में आई हुई लखनऊ की टीम ने महोबा जिले के फायर विभाग, पीडब्ल्यूडी, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, समाज कल्याण, जिला कृषि विभाग, होमगार्ड और परिवहन विभाग की टीमों के साथ इस दौरान संयुक्त अभ्यास किया। एनडीआरएफ के उप कमांडेंट नीरज कुमार ने बताया कि आपसी समन्वय और सकारात्मक पहल से आपदाओं में होने वाली दुर्घटनाओं से आसानी से निपटा जा सकता है। जैसे आज हमने जो सब्जेक्ट रखा है हमारी मॉक एक्सरसाइज का, वो अर्थक्वेक है। इस प्रकार का अगर कभी भविष्य में यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आता है तो हम सारी एजेंसीज मिलजुल कर एक ही पैमाने पर कोऑर्डिनेशन करते हुए, कम्युनिकेशन हम लोगों में गैप ना हो, कैसे काम करेंगे, कैसे एक पब्लिक को मैसेज देना है कि प्रशासन और शासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी, एनवाई के प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी एजेंसीज यहाँ पर हैं, वो मिलजुल कर कैसे काम करेंगी, कैसे पब्लिक को सुरक्षा मुहैया कराएंगी। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट भी है। तो मेडिकल के पार्ट ऑफ पे हम कितने तैयार हैं, हमारी क्या क्या तैयारी है, उस सब का एक जॉइंट एक्सरसाइज है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को किया नमन। कहा, अब प्रदेश में दंगा, अराजकता और अफवाह के लिए नहीं है कोई जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रोड मैप पर किया मंथन। कहा, उत्तर प्रदेश में लक्ष्य हासिल करने की है पूरी क्षमता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने रचा इतिहास। 36 में से 33 सीटों पर किया कब्जा। विधान परिषद में भी भाजपा का हुआ बहुमत। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पर मंथन के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सहकारिता से ही हो सकता है देश के कमजोर तबके का सशक्तिकरण। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।